गुड मॉर्निंग पेटाइंस। आज हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे पाठ 1 जो कि हमने पहले पढ़ा उसके प्रश्नोत्तर। पाठ 1 नेताजी का चश्मा, क्षितिज भाग 2 पाठ 1 नेताजी का चश्मा। उसके आधार पर जो हमने प्रश्नोत्तर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने जो आपका क्लास टेस्ट जो लेना है वो इसी के आधार पर होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? अब चश्मे वाला कैप्टन नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्योंकि वो अपने मन से, तन से और धन से हर प्रकार से अपने देश की सेवा करता था। वह भले ही तन से बहुत मरियल सा और बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की जो भावना थी वो प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत होता था, इसीलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। इसी भावना को देखकर लोग उसको कैप्टन कहकर सम्मान देते थे, और चाहे उसका यह नाम कई लोग व्यंग्यात्मक रूप से ही क्यों न लेते हों, लेकिन फिर भी उसको लोग कैप्टन कहते थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में उसे तुरंत रोकने को कहा। हाँ, हालदार साहब ने पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर को मना किया था, लेकिन बाद में उसको तुरंत रोकने के लिए कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हाँ, पहले हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उसे कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति ही देखने को मिलेगी, और जिसको देखकर वह बहुत ज़्यादा आहत होता था, दुखी होता था। उसके मन में यह चिंता होती थी कि क्या अब कैप्टन के मर जाने के बाद कोई भी इस नगर में या इस जगह पर, इस समाज में ऐसा देशभक्त नहीं है जिसके मन में सुभाष चंद्र बोस के लिए सम्मान हो। इसीलिए कैप्टन मायूस हो जाते थे। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि चाहे सरकंडे का ही क्यों न लगाया हुआ हो, लेकिन फिर भी आज की हमारी युवा पीढ़ी ने या फिर बच्चों ने, जैसे कि खेल खेल में बच्चे छोटा सा सरकंडे का चश्मा बना देते हैं, वैसा चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ देखकर वह बहुत खुश हुआ, या उसके मन में एक उम्मीद जगी कि हमारी युवा पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना अभी बची हुई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब बहुत ही भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे, और इतनी सी बात, ये दूसरों के लिए इतनी सी बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने देखा कि हालदार साहब ने देखा कि हालदार साहब ने देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस है उसकी मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी चश्मा नहीं था, और यह दृश्य देखकर वह बहुत ज़्यादा द्रवित हो उठा था, और उसने अपने ड्राइवर को कहा था कि आगे से यहाँ पर आप गाड़ी मत रोकना और सीधे चलना। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकंडे का बना हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और चकित हो गया और भावुक भी हो गया। अंततः उसने सोचा कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके मन में अपने देशभक्तों के प्रति अभी भी सम्मान की भावना जागृत है, इसीलिए इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक हो उठे। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का? बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ दांव कर देने वाले पर हंसती है, सब कुछ दांव होम कर देने वालों पर भी हंसती है, और अपने लिए स्वयं बिकने के मौके ढूंढती है। अब हालदार साहब ने चश्मे वाले यानी कि कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो वह उदास हो गए। अब उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे। अब कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे, उनको ही देखकर बाकी लोग अपने देशभक्तों का सम्मान करते थे। अब जो है शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर ही हंसते हैं। नगर पालिका के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाई गई तो वह अधूरी बनवाई गई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा भी लगाना है। अब उसने अपनी सारी ज़िंदगी देश के लिए लगा दी। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भविष्य सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो है चश्मा लगाता रहा है,
तो उस पर भी लोग हंसते रहते हैं। अब उसने जो अपने छोटे से संदूकची में से, अब उसके पास, बेचारे के पास दुकान भी नहीं थी, एक जो बांस के सहारे ही कुछ एक चश्मे वो टिका कर रखता था, उनमें से एक चश्मा उठाकर वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा देता था। सिर्फ जब कोई ग्राहक आता और उन ग्राहकों को वैसे ही चश्मे की दरकार होती जैसा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ होता था, संभवतः उनसे क्षमा मांगते हुए वो फ्रेम उनसे वो ले लेता और उसकी जगह पर दूसरा चश्मा वो लगा देता था। और ऐसे लोगों पर जो स्वयं बिकने वाले लोग हैं, अर्थात स्वयं जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, जो रिश्वतखोर हैं, वो ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे देश का क्या होगा। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र स्पष्ट कीजिए। पान वाले का एक रेखा चित्र, यानी कि रेखा चित्र पान वाले का शारीरिक स्वभाव, शारीरिक ढांचा कैसा था, उसका मानसिक स्वभाव कैसा था, इन सब के बारे में बताना होता है रेखा चित्र में। तो पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला साक्षात पान का भंडार था। वह हमेशा ही पान खाता रहता था। जब भी उससे कोई बात करता था तो अपने पान की पीक थूक कर ही वो दूसरों को जवाब देता था। वह हंसमुख, मोटा, काला और हंसोड़ सा व्यक्ति था और हमेशा ही वो जब वो हंसता था तो उसकी मोटी तोंद थिरकती रहती थी और जब भी उससे कोई बात पूछता था तो हमेशा ही अपनी पान की पीक थूक कर इसको जवाब देता था। वह बातें बनाने में उस्ताद था और उसकी हंसी में एक व्यंग्य का पुट भी हमेशा ही रहता था। प्रश्न नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कीजिए। अब पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पान वाले की जो टिप्पणी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। हाँ, उसको चाहिए था कि वह चश्मे वाले यानी कि कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से एक चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाना इस बात को प्रकट करता है कि हाँ, जो चश्मे वाला था उसकी तरफ से देशभक्ति प्रकट करने के लिए वो अपने जो नेताजी थे उनकी आंखों पर एक चश्मा लगाता था। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए, नहीं ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदार थी, बिल्कुल ही गलत थी। हमें किसी की शारीरिक उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अब रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर हम प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। अब ये जो वाक्य है ये हालदार साहब की देशभक्ति की तरफ इशारा करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इसीलिए प्रेम, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से इसीलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। वे मूर्ति में जो है चश्मे का न होना और बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इस बात से पता चलता है कि वे देशभक्त थे। नेक्स्ट है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया है। अब पान वाला उदास हो गया था और उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया है। अब ये वाक्य किसकी तरफ संकेत करता है। ये वाक्य संकेत करता है कि पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था, क्योंकि जब हालदार साहब ने पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे जो है नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है या तुम्हारे कैप्टन कहाँ गए, तो उन्होंने रुआंसे स्वर में कहा कि साहब कैप्टन मर गया है। और इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने अपनी धोती के एक पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए ये सब कहा। तो इन बातों से पता चलता है कि पान वाला था वो एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। नेक्स्ट है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, यह बात किसकी तरफ संकेत करता है। अब कैप्टन देशभक्त नागरिक था, उसे यह सहन नहीं था कि नेताजी की जो मूर्ति वो बिना चश्मे के रहे, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उठाता और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। उसकी देशभक्ति का उसको परिचय मिलता है। अब प्रश्न नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, उसके नेताजी बिना चश्मे के, हाँ, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा।
जब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखे। तो बच्चों ये आप अपनी कल्पना से लिख सकते हो, क्योंकि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक वो समझते होंगे कि ये कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, या फिर कोई रिटायर्ड कैप्टन है, या फिर कोई मोटा तगड़ा या हट्टा खट्टा व्यक्ति ही होगा। नेक्स्ट है कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर, हाँ कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य हो सकते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको अपने देशभक्तों के बारे में पता चलता रहे और वो उनके बारे में जानते रहे और उनसे प्रेरित होते रहें। नेक्स्ट है बच्चों भाषा की बात। भाषा की बात देखिए, कोई गिराक आ गया समझो, यानी कि निम्नलिखित पंक्तियां जो हैं ये स्थानीय बोली का प्रभाव प्रकट दिखाई देता है इनमें। इन पंक्तियों को मानक हिंदी में आपने लिखना है, मानक हिंदी में आपने इन पंक्तियों को लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है ये, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब इसका अर्थ है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। अब जो मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो उस ग्राहक को दे दिया और उसकी जगह पर दूसरा उस पर लगा दिया। तो ये जो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने के क्या लाभ होते हैं। बेखूब क्या आइडिया है, इस वाक्य में ध्यान रखते हुए बताइए कि एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आने से क्या लाभ होते हैं। अब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा जो है रोचक हो जाती है, क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते बोलते हम साथ में अंग्रेजी के, उर्दू के, कितनी ही भाषाओं के शब्दों का एक सम्मिश्रण सा लेकर हम बोलते हैं, तो हमारी भाषा और भी ज़्यादा सरल, सुग्राह्य और स्पष्ट बन जाती है। अब भाषा अध्ययन में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनके नए वाक्य बनाइए। अब निपात क्या होता है बच्चों? निपात वो होता है, वो शब्द होता है जो किसी वाक्य में बल प्रदान करे। हाँ, जिस किसी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम निपात कहते हैं। जैसे देखिए, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब इसमें निपात क्या है? निपात छाटना, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो और भी। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते थे, नगर पालिका थी और कुछ न कुछ करती रहती थी। इसमें तो और भी लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तो और भी लगाने से इसमें वाक्य में बल दिया गया है। नेक्स्ट, किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही, अब इसमें ही जो वो निपात है, नहीं तो इसको बिना ही के भी हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें वाक्य में बल देने के लिए ही का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब इसमें कौन सा निपात है? तो यानी कि हम ये भी लिख सकते थे चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यहाँ पर तो जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर ये निपात है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। अब भी, जो भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर निपात है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तक, अब तक जो है यहाँ पर ये क्या है? निपात है। अब नेक्स्ट है बच्चों, हाँ, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब क्योंकि हम वाच्य कर चुके हैं इसीलिए ये बहुत आसान है वाच्य में परिवर्तित करना। अब देखिए, कर्मवाच्य में आपने बदलना है इनको। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। अब यहाँ पर जो कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलते हैं। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जा सकता।
माँ देख नहीं सकती, माँ से देखा नहीं जा सकता, चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जा सकता। तो बच्चों हमने ये पार्ट 1 के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो यहाँ पर हल किए हैं। हम अगले लेक्चर में इस पार्ट से संबंधित कुछ एक एक्स्ट्रा प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं प्रश्नों को ध्यान से एक बार सुनिए और उनको अपने आप याद करने का या लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।